अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम फ़ेस टू फेस में हम बात करेंगे कि आज सुबह एकदम से अचानक जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि ईरान पर हमला कर दिया गया है और मुश्तरका तौर पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदर 30 मकामात को निशाना बनाया गया है, जिसमें इस्फहान है, करमानशाह है, लोरिस्तान है, तब्रेज़ है, तेहरान दारुल हुकूमत पर अटैक किया गया। और इसके अलावा जो ईरानी सदारती महल है जहाँ पर आयतुल्लाह खामनाई का कंपाउंड है, वहाँ पर 7 मिसाइल दागे गए हैं। और उसके बाद हलचल मच जाती है कि अब क्या होगा मिडल ईस्ट के अंदर। उसके बाद ईरान भरपूर जवाब देता है और फिर टारगेट करता है शिमाली इलाकों के, और वो जो कहा जाता था कि अनटचेबल है इसराइल, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है, तो ईरान ने फिर पहुँच कर दिखाया है और वहाँ पर भी गन गरज की आवाज़ें फिर सुनाई दी हैं। चाहे वो जितना भी छुपा ले अपनी तबाही को, लेकिन फिर भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से ईरान ने जो है वहाँ पर रिटेलिएट किया है। लेकिन इसके बाद अब क्या होगा आगे, सूरत हाल किस तरफ जाएगी, और फिर इसके जो हीट है, क्योंकि ईरान एक पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भी है, इसकी हीट किस तरीके से हम तो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ इंगेज हैं, तो हम अब इसी पर आज प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। क्या इसराइल का जो टारगेट था वो उसने अचीव किया, यहाँ पर ईरान ने अभी कोई बड़ा सरप्राइज़ देना है अमेरिका और इसराइल दोनों को। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है और शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरीके से 30 मकामात पर ईरान को अटैक किया गया है, ये कोई 45 साल से खामनाई जो है वो सेंक्शंस को बर्दाश्त कर रहे हैं अमेरिका की, कोई इनकी टेंशन आज की नहीं है। 30 मकामात पर अटैक कर देना, आपको लगता है कि जो टारगेट उन्होंने अचीव करना था वो कर लिया? वो तो कह रहे कि हमने एक राह हमवार कर दी है, अब अपनी आवाम आए निकले जो रजीम चेंज करना चाहते हैं। असल में ये उनकी सहूलतकारी की गई है। यही बात ट्रंप भी कह रही हैं और यही बात नेतन्याहू भी कह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मिस फिजा और भट्ट साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, पिछली जंग का जो 8 महीने पहले 7-8 महीने पहले हुई थी उसका देख लेते हैं। उस वक्त तो उन्होंने ये बयान दिया था अमेरिका ने कि हमने इनके जो नतन में है, फर्दों में है, इस्फहान में है, न्यूक्लियर प्लांट उनके तबाह कर दिए, 30-40 साल पीछे धकेल दिए। तो फिर 6 महीने बाद उनको वापस आना पड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, उस वक्त इन्होंने ऑब्वियसली अननोटिस्ड एक सरप्राइज दिया था, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप मुज़ाकरात कर रहे थे और ईरान को उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि इसमें आप कंक्लूड कर ले वरना हम स्ट्राइक कर देंगे, और 3rd डे अटैक कर दिया था। तो अभी भी यही हुआ है कि जब एक तरफ ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम एक यादगार एक एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, तो हमला हो जाता है। तो दुनिया में हमने ये देखना है इस वक्त कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाह क्या रहे हैं। पहले मैं समझता था ऑन पॉजिटिव नोट कि प्रेसिडेंट ट्रंप अनसर्टेनिटी को एज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी या टूल ऑफ प्रेशर यूज करते हैं। एक बात और है जो मुझे अफसोस होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो बहुत सेल्फिश गेम खेली है, क्योंकि वो तो 10,000 मील दूर बैठे हुए हैं। या वो इजराइल हिटिंग फेस करेगा जो असल शरारत जिसकी पीछे है, और या ये मिडिल ईस्ट के मुल्क जो दोस्त ममालिक अरब मुल्क हैं जिन्होंने बेसिस दिए हुए हैं वो हिट लेंगे, जो कि लेना शुरू हो चुके हैं। कितना इम्पैक्टफुल वो ले पा रहे हैं जाहिर है एक और इंटरनल प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाएगा उन मुल्कों पर जो ईरान के मुखालिफ अरब मुल्क इस वक्त हैं जिन्होंने बेसिस दिए। मैं मुखालिफ उस सेंस में कह रहा हूँ कि जहां जहां से ऑपरेशंस हुए हैं या हो सकते हैं, ईरान उनको लेजिटिमेट टारगेट समझेगा। और आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जब ये स्ट्रेच आउट कर रहा था तो वो अपने खौफजदा कर रहा था ईरान को, बुनियादी तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आगे जराड फोर्ट को मेडिटेरियन सी पे खड़ा कर दिया, गन बोट्स खड़ी कर दी, डिस्ट्रॉयर्स खड़े कर दिए, फिर अब्राहम लिंकन इधर खड़ा कर दिया, बेसिस पर मुफ्तान एयर बेस तो बेसिस पे खड़े कर दिए। जॉर्डन में एक बेस है उनका, उस पे 52 जहाज फाइटर लेके आ गए, एयर टू एयर रिफ्यूलर लेकर आ गए। तो जब वो इतना ज्यादा माइटी किस्म का प्रेशर माउंट कर रहे थे, तो ईरान के खिलाफ ये सब कुछ करते वक्त अमेरिका को ये भी याद रखना चाहिए था कि ये उतनी ही वल्नरेबिलिटी अपनी भी तो बढ़ा रहे हैं, उतनी ही लेजिटिमेसी एंड मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ टारगेट्स ईरान को भी तो आप दे रहे हैं। अब वही हो रहा है कि अगर तो वो क्विक फास्ट रिजल्ट गेन कर सके तो अपने लोगों को वो समझा पाएंगे कि हमने बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो समझा सकेंगे चिश्ती साहब? ईरान ने तो फौरन ऐसा रिटेलिएट किया है, और मतलब उसने जो ये फतह खैबर जो ये लॉन्च किया अपना, मतलब उन्होंने 30 जगहों पे टारगेट किया, उसने उठा के 70-75 मिसाइल जो हैं वो दाग दी हैं। तो लोगों को समझ तो आ जाएगी। रिजीम चेंज वाली बात में मैं आपकी तरफ आती हूँ, एंड प्लस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जो मिडिल ईस्ट वाली कर रहे हैं ना, कि सऊदी अरब तो मार खा के भी उनके साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान जो मैं कह रही थी कि हम तो ऑलरेडी इंडिया के साथ भी हमारे मसले हैं, बट साहब अफगानिस्तान का भी मसले हैं, अब ईरान में अगर जंग हो जाती है तो हम तो एक ऐसे कि हमारे सारे नेबर्स में ही आग लगी हुई है।
ज़हाक डार ने भी फ़ोन किया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा को। मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान का स्टैंड और क्या गुफ्तगू हुई, ज़रा उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखें, काबिल एहतराम बात यह है कि ट्रंप ने आज साबित कर दिया है कि वो अनइवन लावाली तबीयत का आदमी है। ये जो हुआ है मुझे तो बहुत दुख है और अफसोस है, क्योंकि ये इसराइली एजेंडा था, रजीम चेंज का ऑपरेशन, ये तो उसका ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा है। बात यह है अब ईरान भी ऑल आउट जो है वो वार की तरफ तो जा रहा है, सीधा उसने भी अपनी तोपें सीधी कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो हमला हो गया है, इस हमले के बाद क्या मुसलमान ममालिक जो है वो कहाँ खड़े हैं? अब वहाँ पर जो बेस कैंप है, आप कुवैत की बात कर लें, आप सऊदीया की बात कर लें, अब ये जो मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने की बातें हो रही हैं, ये बातें इलाकाई जंग जो शुरू हो चुकी है, ये आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे साथ एक नहायत अहम आदमी है, खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद है और खालिद चिश्ती साहब ने जो बात की है कि पिछली जंग की बात की है कि जब त्यारे ईरान की हवा में परवाज कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है फिजा खालिद चिश्ती साहब से ही पूछ लेता हूं कि जून 2025 में जो ईरान की फ़ज़ाओं पर इसराइल का कंट्रोल था, अमेरिका का कंट्रोल था, उनके त्यारे जून 2025 में ईरान की फ़ज़ाओं में फिर रहे थे। फिर हमने ये भी सुना खालिद चिश्ती साहब कि ईरान को रूस ने S-400 भी त्यारे मिल गए। अब बात यह है कि इसराइल F-35 उड़ाता है, तो क्या वो ख़तरे में है? ईरान इस वक्त फ़ज़ाई हदूद में, क्योंकि आप फ़ज़ा के एक्सपर्ट हैं, फ़ज़ाई हदूद में S-400 अगर उनके पास हैं, उधर से F-35 हैं, तो क्या आसमान किस तरह देख रहे हैं खालिद चिश्ती साहब? चिश्ती साहब, बिफोर यू स्पीक, फैसल शाह साहब भी रियर एडमिरल रिटायर्ड, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको भी मैं प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सर आपकी तरफ भी आते हैं। चिश्ती साहब प्लीज़ कंटिन्यू। जी, देखिए भट्ट साहब, बुनियादी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि वो लग्जरी जो लास्ट जून में 2025 जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो लग्जरी इजराइल के पास वो है। क्यों? वो इसलिए कि लास्ट टाइम 15 दिन का, जैसे मैंने कहा, कि मुज़ाकरात का टाइम था, फिर सरप्राइज देके अटैक कर दिया। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। इट वॉज मेरे जैसे स्टूडेंट अफेयर पार के लिए, अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट होती या टेक होम अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत ही मेजरेबल एक वॉर ट्रॉफी मिल जाती बिफोर द वॉर, फिर तो ये टल जानी थी। लेकिन मेरे जैसे को भी पता था कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस जो अभी जंग आनी है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और वही हुआ है। तो ईरान इस दफा कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड है। 7 महीनों में जो उन्होंने तैयारी की है, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ अपनी रिसर्च की बुनियाद पर कि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रोन्स खरीदे हैं, उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल्स बहुत ज्यादा खरीदे हैं, पॉसिबली HQ-9 बैटरी खरीदी है जो एयर के लिए बड़ी इफेक्टिव है, S-300 लिया है उन्होंने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एक डिसेप्शन प्लान भी तैयार किया था। लेकिन दूसरी तरफ आपने नोट किया कि 1.5 महीना अमेरिका क्या कर रहा था? वो बुनियादी तौर पर चाहता ही यही था कि ईरानियन जो हैं वो डिप्लॉय करें वॉर लोकेशंस पर, अपनी हाइडिंग दें, अपनी लोकेशन बताएं, अपने लीडर्स को कहाँ छुपाते हैं, उनकी मैपिंग करना चाह रहा था, कौन से रेडार्स ऑन करेंगे, कौन से मिसाइल्स ऑन करेंगे। तो ये स्टडी एंड इवैल्यूएशन बुनियादी तौर पर हो रही थी। लेकिन जाहिर है एक ही मुल्क हमला करने की फेवर में था अमेरिका के साथ, वो था इजराइल। लेकिन जो अब देखना पड़ेगा ये कि अब टेक होम ये कर पाएंगे ईरान से, मेरा नहीं ख्याल कि ये मेजरेबल टर्म लेके जाएंगे। अभी मैंने सुना है कि ईरान की हुकूमत ने कहा है कि ईरान के शहरी जो तेहरान के हैं वो खाली कर दें अपना तेहरान को। मुझे जिससे इंडिकेटर ये मिलता है कि वो लॉन्ग टर्म फाइट के चक्कर में है। वो चाहते हैं कि तेहरान के लोग सेफ हो जाएं ताकि एक डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ड ना हो उन पर, नंबर 1, और नंबर 2 कोई साइड डैमेज भी शहरियों का ना हो, क्योंकि जब शहरी ज्यादा जानों से जाते हैं तो बहुत ज्यादा हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। वो नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म फाइट करने के चक्कर में आने वाले वक्त बताएंगे कि ईरान कितना सरवाइव कर पाया अपने इन एसेट्स को और हिट बैक कितना इफेक्टिव कर पाया। उससे डिसाइड होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर पाए हैं या अमेरिकन प्रेसिडेंट और इजराइल क्या लेकर गए हैं वो। बिल्कुल ठीक है। और वैसे अभी तक ट्रंप तो खुद कह चुके हैं कि हम इतनी प्रोलॉन्ग जंग खुद भी नहीं चाहते हैं। फैसल शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जैसे G7 है, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने साथ दिया इसराइल का, और उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने जो स्टांस लिया ना वो बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट वही लिया है। ऑन दी अदर हैंड सऊदी अरब पर, बहरीन पर, कतर पर, सब पर अटैक होता है। उनके हवाई अड्डों पे बेसिकली जो अमेरिकन एयर बेसिस थी उन पर अटैक होता है। लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं क्योंकि हम इस लड़ाई को नहीं चाहते कि ये मज़ीद आगे बढ़े। तो हमें डिवीज़न भी नज़र आ रही है, अमेरिकन इत्तेहादियों की डिवीज़न भी नज़र आ रही है यहाँ पर।
देखिए, जो अमेरिकन इत्तेहादी जो इस खित्ते से बाहर है ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे क्या होता है। तो वो तो इसलिए कहेंगे कि हम अमेरिका के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, क्योंकि उनके जो तिजारती मामलात अमेरिका के साथ हैं, तो उनका फोकस उन पे है, उनका इंटरेस्ट वहाँ है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, जिनका आपने जिक्र किया, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, वो जाहिर बात है कि वो लोग हैं जो डायरेक्ट अफेक्टी हैं इस तमाम मामले के। अब अफेक्टी किस तरह से? दो तरह से आप देखिए कि एक तो ईरान ने अमरीकी अड्डों को हदफ बनाया है, निशाना बनाया है, और इन ममालिक में वो अमरीकी अड्डे हैं। तो यहाँ पे जब अटैक वो कर रहा है तो जाहिर बात है कि इन ममालिक की एयर स्पेस की वायलेशन हो रही है। फिर नीचे जब मिसाइल गिर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो रहा है, लोगों की जाने जाने का भी खदशा है। तो एक खलफशार है जो इन मुल्कों में फैल रहा है। जो दूसरा इनको खतरा है वो ये है कि अगर ये जंग खुदा न खास्ता पर्शियन गल्फ में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आ जाती है और वहां पे ईरान कोई कार्रवाई करता है, तो इन मुल्कों की इकोनॉमीज डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। 21 मिलियन बैरल का तेल रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सारी दुनिया में जाता है, और वो इन्हीं मुल्कों से जाता है। गैस की सप्लाई अभी तो सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और फ़ज़ा पर उसकी दखल अंदाजी हो रही है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर या फिर ज़मीनी इस तरीके से नहीं हो रहा। अभी तो जब होगा, अगर ये जंग कंटिन्यू होती है तो फिर क्या ज़मीनी लड़ाई भी इसी तरह जिस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा होगा? देखिए, जमीनी तो नहीं हो सकती मेरा ख्याल है, क्योंकि ईरान की जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि वहां पे कोई और फौज जाके और कंट्रोल कर सके, ये बहुत मुश्किल काम है। और ईरान के अपनी जो लैंड फोर्सेस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी ज्योग्राफी किसी बैरूनी फौज को कंज्यूम कर सकती है। और फिर जो लैंड फोर्स है उसकी अपोजिशन बहुत ज्यादा है, मतलब ईरानी लैंड फोर्स की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो कि अच्छा खासा पोजीशन दे सकती है। जमीनी जंग नहीं हो सकती, बहरी जंग जरूर हो सकती है। बहरी जंग की मैं बात, और जो बहरी जंग है उसमें ईरान की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे पता है। उनकी जो ज्योग्राफी है अगर आप उसको देखें तो पर्शियन गल्फ में उनकी बेस्ट ज्योग्राफी है उन तमाम ममालिक के मुकाबले में जो कि पर्शियन गल्फ के आसपास वाक़ हैं। उस ज्योग्राफी को भी मजीद उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अपने मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं, उन्होंने अपनी बोट्स खड़ी की हुई हैं। उनके पास 2 नेवीज हैं, एक अर्तिश नेवी है जो कि एक रेगुलर नेवी होती है जिसमें बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाज और सबमरीन्स वगैरह हैं, और एक पासदारा में इनकलाब की नेवी है जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर करती है, जिसके पास छोटी बोट्स हैं, रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। ये बताता चलूं कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इनको हमारी इस्तिलाह में, नेवल इस्तिलाह में रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये महदूद पानी है। ये ओशन की तरह, समंदर की तरह बहुत खुला पानी नहीं है, महदूद है अपनी डेप्थ में भी और अपनी लंबाई चौड़ाई में भी। तो यहाँ पे जब कोई बड़ा जहाज आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। इसीलिए ईरान ने छोटी बोट्स, स्पीड बोट्स रखी हुई है और उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर लगाए हुए कि अगर कोई बड़ा जहाज यहाँ पे आए तो उसको ये बोट्स आराम से टारगेट कर सकती है, जबकि वो जहाज इनको टारगेट नहीं कर सकता। तो ईरान की पोजीशन पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मजबूत है, और अगर ईरान को दीवार से लगा दिया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है जिसको वो उस सूरत में यूज करेगा जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी। क्योंकि फिलहाल जो खित्ते के ममालिक हैं वहां पे अमरीकी अड्डों पे अटैक करके ईरान उनको ये भी मैसेज दे रहा है कि आप लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए अमेरिका के सामने, और इस किस्से को रोकना चाहिए। यही तो बात है कि वहां पर अवाम, वो अपनी तरफ अवाम को इकट्ठे कर रहे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप निकले बाहर और रजीम को चेंज करें। चिश्ती साहब, जैसे मैंने पहले ये सवाल किया था, मैं चाहूंगी इसकी तरफ आए कि ये क्या कहानी चल रही है कि अमेरिका चाहता अंदर से बस यही है कि किसी भी तरीके से रिजीम चेंज हो जाए। इस वजह से उन्होंने, अगर इसराइल ने, अमेरिका ने टारगेट भी किया है तो खामनाई को किया है, बल्कि ईरानी प्रेसिडेंट को किया गया है। ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी को टारगेट करके मारने की कोशिश की गई है।
जी फिजा, बुनियादी तौर पर जो पिछले दिनों अपराइजिंग हुई थी वो दो वजह से हुई थी। एक तो जाहिर है इंसर्जेंसी को ऑर्गेनिक नहीं थी, ट्रिगर की गई थी बाहर से, और दूसरी ऑर्गेनिक भी थी क्योंकि जो ईरान ने पिछले 7-8 महीने में जो मिलिट्री स्पेंडिंग की है और इन द लाइट ऑफ लास्ट वॉर जो हुई थी वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से, क्योंकि मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की वजह से इनकी इकोनॉमिक हालत जो है वो और कमजोर हुई, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई। इसी को फ्यूल किया अमेरिका ने और इसराइल ने, और यहाँ मुजाहरे करवाने शुरू किए, नंबर वन। और ये जो आप कह रही हैं कि बुनियादी तौर पर इन पे लीडरशिप का ही उनका टारगेट है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 47 सालों से वो लीडरशिप को चेंज नहीं कर पाए। 10 साल बाद आयतुल्लाह खमेनी चले गए तो अली खामेनेई आ गए, तो ऑलमोस्ट ये 36 साल से इस वक्त माशाल्लाह स्पिरिचुअल लीडर हैं, बहुत सीजनड है। एक और बड़ा फर्क लीडरशिप का भी है, ये 36 साल से बैटल टेस्टेड और ये पूरी दुनिया का चैलेंज कबूल करते रहे और क्राइसिस मैनेज करते रहे। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो आपने देखा 4 साल बाद आते हैं और 4 साल बाद चले जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन ही शायद यही है। ठीक है, क्विकली ब्रेक पर जाने से पहले मैं इस आपकी बात में इसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। प्लस जो फ्रेंड्स हैं, आपको पता है कि ईरान की बहुत सी प्रॉक्सीज भी हैं जो बाकी जगहों पर इंगेज हैं, क्या वो भी पूरी सपोर्ट ईरान को करेंगे? अगर ये सिर्फ कह देना सऊदी अरब का, कतर का कि हम ईरान के साथ हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, तो वो उसको अलग कर सकता है, या चाइना रशिया की हेल्प चाहिए होगी अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है? क्विकली देखिए, चाइना और रशिया ने तो 2 मैसेजेस अभी दिए हैं, 2 सिग्नलिंग अभी जस्ट बिफोर द वॉर दिया है। एक, रशिया ने एक एक्सरसाइज किया कोस्टल एरियाज में ईरानियन नेवी के साथ मिलकर, ये एक उन्होंने मैसेज ही दिया था कि हम इनडायरेक्टली शायद पॉसिबली अवेलेबल होंगे, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली। चाइना ने बहुत रेयर एक सिंबल या सिंबॉलिक एक कंट्रीब्यूशन की है। उन्होंने तमाम जो नियर बाय सैटेलाइट्स हैं, एयर बेसेस हैं जो मिडल ईस्ट के मुल्कों में, अमेरिका के हैं, फुटप्रिंट्स हैं, उनकी एक सैटेलाइट इमेजरी करंट उन्होंने रिलीज की है और वो वेबसाइट्स पे मैं ढूंढ पाया हूँ। और बहुत जगहों पे उन्होंने सारी एग्जैक्ट लोकेशन बताई है कि कौन से एयर बेसिस है, स्टार्टिंग फ्रॉम फाक जो जॉर्डन में है और जो नेबरहुड सारे एयर बेसिस हैं, उनकी उन्होंने स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बता दी है उन पिक्चर्स के जरिए। तो इन अ वे उन्होंने टेसिट किस्म की एक सपोर्ट दी है ईरान को कि हम आपको लेटेस्ट करंट लोकेशन बता सकते हैं कि आपने कौन से बेसिस को प्रायोरिटी पे टारगेट करना है। तो ये अब आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि ईरान कितना इफेक्टिवली उनको एंगेज कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया। असल में यही बात है कि हम सिर्फ मुंह से कह देना और प्रैक्टिकली मदद करना, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग जारी है, अब इसमें ईरान ने जो फतह खैबर ऑपरेशन लॉन्च किया है उसने कितनी तबाही मचाई है। चिश्ती साहब, मैं इसराइल की तबाही पर ही आऊँगी। इसराइल का जो मंजरनामा, वो बड़ी कोशिश कर रहे, आयरन डोम, अनटचेबल, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हमारे तक कोई मिसाइल नहीं आ सकता, सब कुछ हमास ने भी कर दिखाया, अब ईरान ने भी कर दिखाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बता ही देता हूं कि कितने ज्यादा वेपनाइजेशन जो उनकी पेनिट्रेट लास्ट टाइम भी की थी। थर्ड जो है वो तकरीबन 23,000 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है, और जो जिसको ये एरोड्रोम कहते हैं वो 2300 किलोमीटर दूर तक इंटरसेप्ट करता है। ऑलमोस्ट 4 से लेके 70 किलोमीटर तक तो ऑलमोस्ट इनका जो आयरन डोम है वो कर लेता है। डेविड स्लिंग ऑलमोस्ट इनका जो है वो 300 किलोमीटर तक करता है। तो इतने ज्यादा इनके पेनिट्रेशन के जो इन्होंने डिफेंसेस लगाए हुए थे वो लास्ट टाइम भी ब्रीच हो गए थे, और वो भरम टूट गया था। मेरे लिए भी एज अ हैरान था, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या मिलिट्री स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से जो उन्होंने ऑलमोस्ट $265 बिलियन अमेरिका से लिए पिछले 78 सालों में, जब से मार्ज़ वजूद में आया है इजराइल, 260 बिलियन लेकर हार्ड नंबर 1 अमेरिकन सिस्टम है डिफेंस, सारे के सारे नंबर टॉप ऑफ द, फिर भी ब्रीच हो गया। तो ये जो पिछली दफा जो मिथ टूटी थी, मेरे लिए वो ईरान की नहीं टूटी थी, क्योंकि ईरान के पास तो खोने को था ही कुछ नहीं, वो इजराइल की टूटी थी। हम सब समझ रहे थे, और सारे डिफेंस एनालिस्ट भी और जो भी रिसर्चर होंगे जानते होंगे कि ईरान के तरफ से तो ब्रीच किया ही नहीं जा सकता इजराइल को, लेकिन चाहे वो 10% ब्रीच किया या 20% किया, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने उनके आइजरबाइजमैन इंस्टीट्यूट को हिट। मैं पूछना चाहूंगी कि अभी क्या आप बता सकते हैं कि ईरान ने कौन से जो बैलिस्टिक मिसाइल और वो उसकी रेंज के हवाले से वो कितनी अंदर जाकर तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि कुछ आइडिया हमें भी हो जाए कि भाई इस टाइम इसराइल में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही परेशान है, इसराइल भी बहुत परेशान है। देखिए, इजराइल के लोगों को तो मिस फिजा आज तक पता ही नहीं था पिछले 78 सालों में कि उनके अंदर स्ट्राइक कैसे हो सकती है, उन तक कोई कैसे पहुंच सकता है। उनको नहीं पता था कि राशन कैसे स्टॉक करना है, उनको नहीं पता था बंकर में रात को सोना कैसा होता है। वो तो गजा के लोगों के लिए था, वो तो दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए रखा हुआ था कि जब हिट बैक करते हैं। तो पिछली दफा आपने नोट किया होगा, बहुत ज्यादा मुजाहरे शुरू हो गए थे तल अवीव में भी इस जंग के खिलाफ, क्योंकि लोगों को तो इस आदत ही नहीं थी इनसिक्योरिटी में रहने की। वो तो समझते थे दुनिया में अगर कोई सबसे सिक्योर मुल्क है तो वो हमारा है।
तो ईरान ने पेनिट्रेट किया था। अभी भी इनकी कैपेबिलिटी मेरे नॉलेज में है कि इन्होंने कुछ क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल लिए हैं, जिनकी बहुत वो हाइपरसोनिक है, बुनियादी तौर पर मार्क 5 और 6 पर चलते हैं, जिसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 5-6 गुना ज्यादा, जिसका मतलब है तकरीबन 7,000 किलोमीटर दूर की स्पीड से चलते हैं। तो उनको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक और बात मैं ऐड करता जाऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट टाइम ईरान ने बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी और भी प्ले की थी, आउटस्मार्ट किया था उन्होंने इजराइल के डिफेंस को इस तरीके से कि उन्होंने अपने बड़े रिलेटिवली इनएक्यूरेट मिसाइल्स वहां भेजे थे। तो जाहिर है इजराइल ने ये समझा कि ये सबसे लीथल हैं, सबसे डिस्ट्रक्टिव हैं, तो उन्होंने अपने सारे से सारे जो मिसाइल सिस्टम थे, जो सबसे पोटेंट थे उनके, वो इन पर लगा दिए थे और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया जब तक उन्होंने अपना सारे का सारा वेपनाइजेशन। तो उनको रियलाइज हुआ कि अब ईरान के पास जो स्टैक पीछे बैक स्टॉक में बहुत कुछ और अवेलेबल है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर अमेरिका को उन्होंने डाला था। ओके, उनको लगा था कि अगर अब ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल्स और वेपन आ गए तो शायद इनके बंकर्स और हेडक्वार्टर्स और बहुत सारी और चीजें ना बचे, जिसकी वजह से ये सीज फायर हुई थी। तो आई थिंक पिछले चंद महीनों में तो इन्होंने बहुत ज्यादा और अपग्रेड किया अपने वेपन्स को। अब देखना ये है कि कितना ज्यादा, खास तौर पर चाइना ने कितने मिसाइल दिए हैं और कितनी एक्यूरेसी से ये हिट बैक करने की पोजीशन रखते हैं। लेट्स सी। अब हमारी दुआ तो यही है कि ना ही ये जंग लंबी हो, अगर लंबी हो तो फिर पूरी सपोर्ट हमारी भी ईरानी भाइयों के साथ ही है। बट साहब, मैं स्पेशली जैसे मैंने इसराइल का पूछा चिश्ती साहब से, आप मुझे ये बताएं कि जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिकन एयर बेसिस पर अटैक हो रहा है, जैसे कौन कौन से, चिश्ती साहब ने बताया कि जॉर्डन में पता नहीं कितने किस्म के उन्होंने एयरक्राफ्ट अमेरिका ने लाकर खड़े कर दिया। अब बहरीन में या फिर उसमें सऊदी अरब में, कतर में क्या नुकसान अभी तक सामने आ रहा है एयर बेसिस पे? देखिए फिजा, ईरान के मशरिक़ वस्ता में कायम जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, अब उन पर जवाबी हमले अमरीका ने किया, अब ईरान ने भी हमले शुरू कर दी। आप ज़रा गौर करेंगी तो बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उर्दन है, इराक, शाम और मिस्र समेत दीगर ममालिक में अमरीकी फ़ौजी बेसिस कैंप मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप कतर की बात कर लें तो तकरीबन 10,000 से ज़ायद तो वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी तैनात है। इसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगी तो शुमाली इराक में कुर्दिस्तान में इनका बेस कैंप है। सऊदी अरब में वाइट हाउस के एक खत के मुताबिक, मैं उसको कोट करूंगा, जिसके मुताबिक 2321 अमरीकी फ़ौजी तैनात तो वहाँ पर है। अम्मान से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे जाएंगी तो मशरिक़ वस्ता में इनका 232वां एयर विंग तैनात है। अब सवाल यह है कि जब पूरे मशरिक़ वस्ता में इस तरह आपको तादाद नज़र आएगी, एयर बेस नज़र आएगी, तो दो बातें हैं। पहली बात जो आपने की है तल अवीव की, इसराइल की, वहाँ तो पड़ गए हैं फसाद और रोने पड़ गए हैं। बहुत सारी खबरें जो हैं वो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मीडिया पर नहीं आ रही, उनको छुपाया जा रहा है। ये जितने इंटरनेशनल चैनल्स होते थे, अखबारात होते थे, सबको सब सूंघ गया है। अब ये नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनको पता है कि अफरा तफरी जिस तरह इसराइल में फैल गई है, जिस तरह ईरान खड़ा हो गया, और पाकिस्तान ने तो खुल के, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो मजम्मत की है कि ये अच्छा काम नहीं है जो अमेरिका ने किया है। मतलब कि हम कुछ छुप कर नहीं खड़े हुए कि हम न्यूट्रल हो गए। हमने वाज़ेह तौर पर, इसहाकडार ने तो वाज़ेह तौर पर यह फिक्रा कह दिया है। अब सवाल यह है कि जब ऐसे हालात होंगे, इस तरह की बातें सामने आएंगी, तो फिर आपको एक लम्हा फिक्री है पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए कि अब ये पूरे खित्ते में, मैं समझता हूँ, जंग फैल सकती है। लेकिन आपकी इजाज़त से फैसल शाह साहब जो समुंदर के बादशाह हैं, और उन्होंने बात बहुत बड़ी कर दी थी कि छोटी बोट्स जो ईरान की है और उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं, वो अमेरिका के बड़े जहाज़ों को पाश पाश कर सकती है। शाह जी काइंडली हमें यह समझा दें, अमेरिका ने तो ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि बहरिया को तबाह कर देंगे। जी जी, आप कह रहे हैं कि छोटी आबदोज़े हैं, उन पर रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, मिसाइल। जरा कंपैरिजन कीजिए कि बड़े जहाज अमेरिका के आगे, ईरान की छोटी किश्तियां निकल आई बाहर। अब फिर मंजरनामा इस वक्त वहां क्या होगा जहाजों का? शाह जी। जी शहजाद साहब, बात यह है कि देखिए, ईरान के पास मैंने बताया कि दो किस्म की नेवीज हैं। एक उनकी रेगुलर नेवी है जिसको अर्तिश नेवी कहा जाता है। वो उसके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स और जहाज, सबमरीन्स, जिस तरह की एक नॉर्मल नेवी में, जैसे हमारी नेवी में चीजें हैं, उस तरह की होती हैं। और वो पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या गल्फ ऑफ ओमान से बाहर ऑपरेट करते हैं। ज्यादातर अरेबियन सी में, बहरे अरब में ऑपरेट करते हैं, जहां पे इस वक्त अमेरिकन नेवी भी खड़ी हुई।
दूसरी नेवी उनके पास है पासदाराने इनकलाब की, जो कि ये छोटी बोट्स पे मुश्तमिल है और रिमोट कंट्रोल बोट्स पे मुश्तमिल है और ऐसी बोट्स पे मुश्तमिल है जो कि खुद कुछ हमला कर सकती हैं जाके। उन बोट्स ये जो बोट्स हैं ये सारी पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, गल्फ ऑफ ओमान में, इन जगहों पे मौजूद रहती हैं। क्योंकि ये छोटी बोट्स हैं तो ये बड़े समंदर में नहीं जा सकती, वहां पे ये ज्यादा कारगर नहीं होती, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी वहां पे कायम नहीं रह सकती। तो ये इन पानियों में रहती हैं, जिन पानियों का मैंने पहले जिक्र किया था कि इनको महदूद पानी कहा जाता है, बिकॉज ये अपनी गहराई में और लंबाई चौड़ाई में महदूद होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑपरेट करती हैं। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि अमेरिकन नेवी बहरे अरब में खड़ी हुई है तैयार, और वो अगर इन महदूद पानियों में आने की कोशिश करती है तो यहाँ पे ये छोटी बोट्स मौजूद हैं जो कि उनको बासानी निशाना बना सकती हैं। तो अमेरिकन नेवी कासिर है इन छोटे पानियों में आने से, इनमें नहीं वो आ सकती। वो बाहर से ही खड़े होकर मिसाइल लॉन्च करेंगे, वो एयरक्राफ्ट लॉन्च करेंगे, वो ड्रोन्स लॉन्च करेंगे। तो वो ये जो अमरीकी बहरी बेड़ा आया हुआ है, इसको आप यूं समझिए कि जो लैंड पे उसके बेसिस थे जिनको उसने थिन आउट कर दिया, क्योंकि ईरान जब रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेगा तो इन बेसिस पे करेगा, तो वो बेसिस किसी काम के नहीं है अमेरिका के। तो उन बेसिस को आप ये फर्ज कीजिए कि वो सी पे ले आए। तो ये जो अमरीकी बहरी बेड़ा आया हुआ है ये उन बेसिस का नेमुल बदल है, और ये बेसिकली यहाँ से मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को लॉन्च करेगा ईरान के अंदर। अब ईरान की जो अर्तिश नेवी जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जिसके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स है, वो अगर बाहर आके इस अमेरिकन नेवी को चैलेंज करती है तो मेरा ये ख्याल है कि ईरान की नेवी इसका मुकाबला नहीं करती। अमेरिकन नेवी की इस्तेदाद ईरान की नेवी से, जो अर्तिश नेवी, उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन ईरान की जो पासदाराने इनकलाब की नेवी है वो अमरीकी नेवी को जरूर चैलेंज कर सकती है और उसको डैमेज कर सकती है अगर अमरीकी नेवी के जहाज। देखिए ना, पासदाराने इनकलाब को ही तो कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है कि आप हथियार डाल दें तो आपसे अच्छा सलूक किया जाएगा। लड़ने से पहले तो वो घबरा रहे हैं, बट हमारे नेबर में ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है। अब मोदी जाता है इजराइल और उसके बाद अफगानिस्तान हम पे अटैक करता है और फिर ईरान पर अटैक कर दिया जाता है। इस एंगल पर या आखिर ये क्या वजह है, ये जो इतना सोच समझ के स्टेप लिया गया है? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो हालिया कशीदगी हुई है, ईरान में भी हमारा बॉर्डर नेबरिंग है, वहाँ पर भी कशीदगी चल रही, लेकिन इस टाइम हमने तो अफगानिस्तान को पहले ही इतनी बार कह दिया कि आप लोग अपने जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल ना होने दें। उसके बावजूद वहाँ से अटैक हुआ तो फिर हमारे पास पूरा राइट था। और कल जब DGISPR ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि हमने उनके ना सिर्फ ठिकानों को जो दाइश के थे, जो कलदम जमातों के, जो TTP के थे, उन सबको टारगेट किया गया है। तकरीबन कोई 331 ख्वारजी तालिबान उनको हलाक किया गया है। और एक बार जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान ये सिर्फ अफगानिस्तान से अपने लिए जंग नहीं लड़ रहा है, ये पूरे के पूरे खित्ते की जो हीट है उसको बचाने के लिए पाकिस्तान एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है, वरना अफगानिस्तान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे अफगान अमूर ताहिर खान साहब ने हमें प्रोग्राम किया है, उनको वेलकम कहते हैं। सर, आप ही हमें कुछ समझा दें, हम तो समझने से कासिर हैं कि 70 साल हमने इनको खिलाया पिलाया, हमारे यहाँ पर कारोबार किए, हमने इनकी मेहमान नवाजी की और पलट के ये वार भी हम पे ही कर रहे हैं। फिर बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने की। मेरी नज़र में अफगान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि वो अब 20 साल में जो उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ी थी जंग, वो अब एक ग्रुप नहीं है, वो हुकूमत कर रही है 4 करोड़ अवाम पे और 34 सूबों पे, 6 ममालिक के साथ उनके सरहदें हैं और वहाँ जंग ख़त्म हुई है। अफ़गानिस्तान में अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई है तालिबान हुकूमत आने के बाद 2021 अगस्त के बाद, तो पाकिस्तान में अभी आपने DGISPR का जिक्र किया, इससे पहले पाकिस्तान के सरकारी फिगर है कि 3000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं सिर्फ इन 4 सालों में, और यहाँ पर रोज़ाना हमले होते हैं। तो उनको देखना पड़ेगा कि आखिर वो पाकिस्तान कि जब तालिबान ने काबुल को कंट्रोल किया तो सबसे पहले सफारत खाना इस्लामाबाद में आपके हवाले किया। दिसंबर में 3 महीने तकरीबन बाद
स्पेशल OIC का इजलास, इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाया इस्लामाबाद, इसलिए बुलाया कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत के साथ कैसे मदद की जाए। और 6 पड़ोसी ममालिक का एक ग्रुप बनाया अफगानिस्तान के साथ मदद के लिए। 9 अरब डॉलर जो अफगानिस्तान के मुंजमद थे, वो पाकिस्तान ने उसके लिए मुहिम चलाई कि वो पैसा अफगान अवाम का उनको दिया जाए। तो लिहाजा अब पाकिस्तान की जो तवक्कुआत थी कि यहाँ पर अमन होगी, वो मायूसी में तब्दील हुई है। तो उनको देखना पड़ेगा और अफगानिस्तान के हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को दुनिया से अब मामलात करने हैं। अब वो हुकूमत में है, वो जैसे हुकूमत आई है 2 हम मुआहदे में के मुताबिक तो इसलिए नहीं आई कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात तो नहीं, उसकी बुनियाद पे तो हुकूमत नहीं बनी। तो लिहाजा पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी है उनका कि जो एक दूसरे पे, मैं नहीं कह रहा हूँ वो ट्रेड हो, वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो, आना जाना हो, हमारा मजहब भी एक, हमारा सकाफत भी काफी हद तक एक है, हमारी कथा कलामी की माजरत चाहता हूं ताहिर खान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या अफगान हुकूमत के कंट्रोल में ये सारे ग्रुप हैं? ये इनको कंट्रोल कर पाई है या आधा तीतर आधा बटेर, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है? कहानी क्या है? सच्ची बात बताइएगा। कंट्रोल इसलिए करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जो भी डिस्कशन होती है, जब भी होती है अफगानिस्तान पे, तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, सारी दुनिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक है कि वहाँ जो ग्रुप्स है वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और सही कहा हमारी बहन ने कि ये अब खित्ते के लिए वो ये ग्रुप्स जो है, और ये बैन ग्रुप है, इन पे पाबंदियां हैं यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में, हर जगह पे इन पे पाबंदियां हैं। तो लिहाजा उनको देखना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान के जो रोल रहा है अफगानिस्तान के साथ मामलात के, तो लिहाजा पाकिस्तान के लोग एक चीज़ को लोग इशारा नहीं करते, मैं तो उसका मुख्तसर जिक्र करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम की माजी में अफगान अवाम के साथ, हत्ता कि तालिबान के साथ एक हमदर्दी वाला रिश्ता था। आपको याद होगा 2001 में जब अमेरिका ने वहाँ पे हमले शुरू कर दिए, तो उसके बाद यहाँ इलेक्शन हुए 2002 में, और इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ वहाँ पर इस्लामी जमातों को वोट दिया। वहाँ पर IGI की हुकूमत बनी, मरकज़ में उनकी जितनी सीटें उस वक्त आई थी इस्लामी ये मजहबी पार्टियों का कभी माजी में नहीं आई, कभी भी नहीं आई। तो ये लोगों के एहसास इसलिए थे कि अफगान अवाम के साथ पाकिस्तानी लोगों का एक बड़ा, अगर ये दुनिया भी उनसे कहती है, हम भी कहते हैं, तो अब तालिबान की पॉलिसियों की वजह से उनको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अवाम भी, चलो साहब ये बता दीजिए, क्या ये तालिबान की पॉलिसीज हैं या फिर ये इंडिया की प्रॉक्सी बन के ये सब कुछ कर रहा है? और पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं, अफगानिस्तान को हमसे ज़्यादा समझते होंगे, तो कितना नुकसान हमने उनका किया है? क्या इतना नुकसान कर दिया है कि उनकी कमर टूट गई है, कोई टिक के बैठ जाएंगे? क्योंकि बातचीत वाली टेबल पर तो आते नहीं है, कितनी बार पहले भी कोशिश की, लेकिन बातचीत पर वो तैयार नहीं है। नुकसान तो हुआ है। उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, काबल वाला जो है वो बिल्कुल मेन रोड पे है। उनको बड़ा, मैं उस जगह पे गया हूँ, ये दारुल अमान का जो इलाका है काबल में, ये बहुत बड़ा एक वहाँ पर उनका दिफाई वो था, उनको हिट किया है। बाकी जगहों पे तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर करूँगा कि जंग जो है ना, ये मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक दिन तो बैठना है, जिस तरह लास्ट टाइम, ठीक है, हम उनके साथ अक्टूबर में जब हुआ, हम नहीं बैठे उनके साथ, हमें दोस्त ममालिक ने बिठाया और हम बैठ गए, कतर में बैठ गए, इस्तांबुल तुर्की में बैठ गए, रियाद सऊदी अरब में बैठ गए। लेकिन पाकिस्तान का जब तक पाकिस्तान के मुतालबात, और जो जायज़ है, पाकिस्तान का ये मुतालबा इसलिए जायज़ है, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर रोज़ाना हमले होते हैं, हर रोज़ हमले होते हैं, तो नुकसान तो उनका बिल्कुल हुआ है। एक बात, आपने प्रॉक्सी की बात की, इंडिया की, इंडिया इस तलाश में था। मैं ज़ाहिर बात है अफगानिस्तान को कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं, जाते रहे हैं। अभी सितंबर में भी मैं उधर था गुज़िश्ता साल। तो इंडिया 2022 जुलाई तक अफगानिस्तान से आउट था। उन्होंने सफारत खाना बंद किया जब तालिबान की हुकूमत आई। उन्होंने तमाम कौंसल खाने बंद कर दिए थे। जो अफगान जब जा रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, तालिबान आने के बाद पाकिस्तान ने उनको निकाला है। और ये चूंकि उनका मुआहिदा था अमरीकियों से कि वो लोगों को नहीं रोकेंगे। काबिल एहतराम ताहिर भाई, आप ठीक कह रहे हैं, और हमने फिक्रा बहुत बड़ा कह दिया है कि मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। पूरी कौम कंसेंसस है इस बात पर। यार जब तक अफगानिस्तान ये कहता रहेगा कि मेरा दहशतगर्दी से तल्लुक ही कोई नहीं है, वहां से बंदे आ रहे हैं, जो बेसिक पॉइंट तो आपको भी पता है ना, हमारी अफगानियों से लड़ाई कोई नहीं है,
मौजूदा रजीम से है। मौजूदा रजीम ने अफगानियों को फूड तक नहीं दे रहे। 15 साल की बच्ची जो है वो स्कूल से उठा ली जाती है और आप अपनी बीवी का, अपनी बहन का हड्डी तोड़ दें, 15 दिन के लिए आप जेल चले जाएं, जेल से फिर वापस आ जाए। ये सारे मामलात, ये सारी जुल्म ज्यादतियां अफगानिस्तान की हुकूमत कर रही है। लेकिन हम तो सिर्फ एक फिक्रा कह रहे हैं कि आपकी तरफ से जो दहशतगर्दी हो रही है आप उसको रोकें। अब वो कहते हैं हमारे इस दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है, तो आप कह रहे हैं मुस्तकिल हल होना चाहिए, तो फिर कैसे, हाउ इट पॉसिबल सर? अगर ताल्लुक नहीं है, अगर वो कहते हैं, तो दुनिया मुतमईन क्यों नहीं है? मैंने इसलिए आपको पाकिस्तान को एक साइड पे रख करके यूनाइटेड नेशन की बात की। तो यूनाइटेड नेशन तो ये तमाम मुल्कों का एक ग्रुप है ना, और उनके मालूमात तो अपने ज़राए की बुनियाद पे हो गए, वो तो पाकिस्तान की बुनियाद पे रिपोर्ट नहीं बनाते। तो इसी वजह से तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अफगान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि खित्ता उनसे क्यों तशवीश में है, यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया उनसे क्यों तशवीश में है। तो ये उनके लिए एक वो है, उनके लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि पाकिस्तान के जायज़ मसाइल है, जायज़ मामलात है, यहाँ पे तशद्दुद है, मिलकर यहाँ बैठे पे बात terrorism करें, है, वरना यहाँ एक पर- बार पहले अगर हमने आपकी कमर तोड़ दी है तो आगे भी हम पूरा रखते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब। और पाकिस्तान तो इसी तरीके से पहले भी कह रहा था कि अमन चाहते हैं हम, अगर वो अमन के ज़रिए बात करना चाहते हैं तो बैठे टेबल टॉक कर लेते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।